गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हमें देखना है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस आप जानते हैं क्या होता है। हमें गुड गवर्नेंस के आगे का ही न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, यानी एनपीए देखना है। एनपीए एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हमें उसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो न्यू है तो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा होगा ही। तो इसी को समझेंगे। उससे पहले गुड गवर्नेंस आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने लाया था, विश्व बैंक ने 1992 के में एक रिपोर्ट दी थी जिसमें 8 पैरामीटर बताए गए थे। क्यों ये लाया गया कि गुड गवर्नेंस होना चाहिए? क्योंकि जब भी वर्ल्ड बैंक या कोई इंस्टीट्यूट, बड़ी इंस्टीट्यूट फंड करती थी किसी भी देश को, तो जहां पहुंचना चाहिए फंड वहां ढंग से पहुंच नहीं पा रहा था। ठीक है, इसका मतलब था कि गवर्नेंस ठीक नहीं था, इसलिए गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया। और उसमें 8 पैरामीटर थे जिसपे अपने देश में उनको लागू करना था अच्छे से। और ये 8 पैरामीटर मैंने बताए हैं क्या क्या है, बस दिखा देता हूँ। 8 नहीं, 7 है। अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब ऊपर बात हो चुका है। और क्या है? समता, समावेशिता, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी। ये 7 क्या वर्ल्ड बैंक ने दिए, किसके लिए? गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, हमें ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना क्या है? एनपीए, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखना है। देखिए, नव लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए। इससे पहले ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। तो ओल्ड में यानी ओपीए में क्या था? ओपीए में केवल और केवल प्रशासन में के मामले में ये था कि वो केवल कार्य कुशलता और नियमों पर जोर देते थे। केवल यही 2 चीजें थी। ठीक है, तो जब ये फेल होने लगा, जब देखा गया कि केवल नियम और कार्य कुशलता ही देख रहे हैं लोग, उसके बाद भी जो है गवर्नेंस ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है, तब कुछ कमी महसूस की, जिसकी वजह से ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया। और इसमें कार्य कुशलता और नियम तो शामिल थे ही, इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी ऐड हुई। जैसे प्रशासन को ज्यादा मानवीय बनाना था, संवेदनशील बनाना था, और सामाजिक रूप से प्रासंगिक जो चीजें हैं उनके अकॉर्डिंग काम करना था। ये था एनपीए। ओपीए से हम एनपीए पे आए। और ये कहाँ हुआ? ओपीए से एनपीए, ये 1960 के दशक में अमेरिका में हुआ। ओपीए से एनपीए में है, एनपीए पे गया। और ये एनपीए का ही इफेक्ट किस पे पड़ा? वर्ल्ड बैंक पे। और वर्ल्ड बैंक ने ही सबको जब लोन देने लगे, तब क्या बोला गया कि गुड गवर्नेंस लाया जाए हर जगह। और गुड गवर्नेंस के 7 पिलर बताए गए, और 7 पिलर में जो मैंने बताया है वही 7 पिलर है। तो इससे क्या हुआ? ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आया, और सारे देशों पे ये लागू होने लगा, सब जगह, थ्रू द वर्ल्ड बैंक। समझ में आया? एनपीए में मुख्य बातें, रेलेवेंस यानी प्रशासन को सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी और असमानता से जुड़ा हुआ और प्रासंगिक होना चाहिए। ये प्रासंगिकता, रेलेवेंस, इसमें मेन बात है। वैल्यूज, प्रशासन को केवल तटस्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय, समानता और मानवता जैसे मूल्यों पर को अपनाना चाहिए। न्यूट्रल होकर खड़े होकर देखे नहीं कि हम केवल न्यूट्रल रहेंगे। संवेदनशील भी होना पड़ेगा। कोई गरीब है, कोई बहुत अमीर है, ठीक है। अब नियम के तहत जो है अमीर गरीब का हो सकता है शोषण करे, तो क्या होगा कि हमें संवेदनशील होकर देखना पड़ेगा क्या नियम भी ठीक है कि नहीं, नियम संवेदनशील है कि नहीं, अन्याय तो नहीं कर रहा है, तो वो संवेदनशीलता लानी होगी। समानता, परिवर्तन और क्लाइंट सेंट्रिक यानी सिटीजन सेंट्रिक होकर सोचना होगा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए एक गांव है, ठीक है। अब गांव में एक, मान लीजिए कौन है? गोबर। एक व्यक्ति का नाम है गोबर। गोदान, गोदान अगर पढ़ा होगा तो उसमें क्या नाम रहता है किरदार का? होरी के बेटे का, गोबर। तो मान लीजिए गोबर है गांव में, ठीक है। और एक क्या है? सरकारी दफ्तर है, यहाँ पे ऑफिस है। अब गोबर का कोई काम यहाँ फंसा हुआ है, इसको करना है। गोबर को कोई काम करवाना है, अपना कोई फाइल अपना पास करवाना है। मान लीजिए जमीन में उसको कुछ अपने जमीन पे कुछ करवाना है, बोरवेल वगैरह लगवाना है, तो उसके लिए फाइल इसका कोई सरकारी अधिकारी अटका के रखा हुआ है। किसके कारण? नियमों के कारण, रूल के कारण, कि ये रूल नहीं है, तो नियम के आधार पर इसे रोक रखा है, या कुछ इसका निजी स्वार्थ भी इसमें समाया हुआ है। तो गोबर को क्या करना? गोबर को जाना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर डीएम है आप, जब आपको ऐसी खबर मिलती है तो आपको तुरंत यहाँ जाना चाहिए इस ऑफिस में कि क्यों इसका फाइल अटका के रखा गया है। तो केवल और केवल नियम नहीं देखना है, इस वक्त संवेदनशील होकर सोचना भी पड़ेगा। क्या है कि गोबर बहुत गरीब है और इसके जमीन पे बोरवेल लगाना जरूरी है, ताकि इसकी जमीन में पानी जाए, नहीं तो पूरी फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी, एक किसान बर्बाद हो सकता है। तो डीएम को क्या करना होगा? संवेदनशील होकर जाके सोचना होगा। और रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई फाइल अटकाई जा रही तो देखना पड़ेगा कि रूल ठीक ठाक है या नहीं, या फिर कोई चेंजेस करने की जरूरत है, जैसे गोबर का काम हो जाए और उसके खेत में बोरवेल लग जाए। ठीक है, ये था एनपीए। अगर ओपीए होता तो क्या होता? ओपीए होता तो केवल नियम मानते और नियम देख के हाँ कि चलो अच्छा ये नियम है,
वन लाइन टू लाइन पढ़ लेते कि अच्छा ये नियम है, तो गोबर को बोल देते जाओ गोबर, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एनपीए में क्या है कि जब आएंगे देखेंगे कि इसको बोरवेल यहाँ लगवाना है, बहुत जरूरी है, नहीं लगेगा तो फसल नष्ट हो सकता है। नियम देखेंगे तो देखेंगे कि नियम बहुत सख्त है, तो उसको थोड़ा सा लचीला करेंगे ताकि इसका बोरवेल यहाँ पे लग सके। ठीक है, ये अंतर है, ओपीए से हम एनपीए पे आए। ओपीए केवल रूल पढ़ रहा है लाइन टू लाइन, जैसे कोई रट्टू पोपट होता है ना कि लिख दिया तो बस इसी को मानेंगे। और जो एनपीए वाला है वो क्या करता है, नियम भी पढ़ता है तो देखता है कि कुछ नियम में गड़बड़ी तो नहीं है, थोड़ा उसको लचीला किया जाए। तो आज वर्तमान समय में एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? सिटीजन चार्टर। अब लाइन पढ़िए, जब सरकारें नागरिक चार्टर लागू करती है जो नागरिकों को सेवा देने वाली सेवाओं का वादा करती है। सिटीजन चार्टर हम अभी पढ़ेंगे। तो एनपीए क्या है? सिटीजन चार्टर का एग्जांपल है। ये जो आज के टाइम पे ग्रीवनांस रेड्रेसल मैकेनिज्म बना हुआ है, इसको सरल बनाना, ये भी एनपीए का ही एग्जांपल है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल है, यानी गुड गवर्नेंस का एग्जांपल है ये सब। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी पहले भी क्या कर रही है, ये भी एनपीए की ही निशानी है। ठीक है, तो एनपीए को ध्यान में रखते हुए ब्रॉडर एग्जांपल कलेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल न्यूज में सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी, ठीक है, और पार्टिसिपेटरी बजटिंग। आप जेंडर बजटिंग पढ़ते हैं कि लोग जब बजट पास होता है तो उसमें जेंडर बजट का भी एक अलग से प्रावधान किया गया है। ये क्या है? ये भी एनपीए का एग्जांपल है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए गुड गवर्नेंस का और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी एनपीए। 1990 के दशक में मुख्यतः विश्व बैंक द्वारा ये लाया गया। 7 पिलर थे जिसके बारे में बताया जा चुका है। 1960 के दशक के आखिरी में पुरानी सोच की आलोचना में, यानी जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था केवल 2-3 बातों पर ध्यान देता था, यानी बहुत ज्यादा क्रूएल था, थोड़ा उसको संवेदनशील बनाने के लिए नया न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया। इसका मुख्य जोर किस पे है? शासन के तरीके पे, गुड गवर्नेंस का, और राज्य को विकास के लिए कुशल व जवाबदेह बनाना है। और एनपीए का क्या है? प्रशासन के मानवीय और सामाजिक पहलू पर जोर देना, यानी जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहना है। गोल क्या है इसका? कुशल, पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त शासन बनाना है। और एनपीए का क्या लक्ष्य है? नैतिक, संवेदनशील, प्रासंगिक और समानता उन्मुख प्रशासन होना चाहिए, भेदभाव जैसा नहीं होना चाहिए। सरकार की क्या भूमिका और रहेगी गुड गवर्नेंस में? कि नियमों का पालन किया जाए, रेगुलेशन हो, ठीक है, उसके माध्यम से बेहतर प्रशासन बनाया जाए। और एनपीए में क्या होगा? सकारात्मक सामाजिक। तो पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म क्या है? देखिए इसका मतलब ये होता है कि दूसरों का भला करना। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है दूसरों का भला करना। अब ये पर्टिकुलर वर्ड लग गया तो मतलब कुछ विशेष लोगों का मदद करना, ठीक है, जैसे खुद का दोस्त हो गया, ठीक है, परिवार हो गया, गांव हो गया, ठीक, आपका गांव है, आपका परिवार है, आपका दोस्त है, ठीक है, तो इनकी मदद करना, ये होता है पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म। मदद करना है लेकिन केवल कुछ खास लोगों का, अपने लोगों को, ठीक है। तो इससे होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप अगर इसको फॉलो करने वाले हैं और आप क्या है, लीडर है तो क्या है आप मान लीजिए पीएम है, सीएम है, डीएम है, ठीक है, ये तीनों में से कोई भी आप है और आप इस टाइप के व्यक्ति है कि आप कुछ खास लोगों को ही मदद करेंगे। तो मान लीजिए आप डीएम है तो क्या करेंगे? आप अपने परिवार, अपने दोस्तों को खूब फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपने गाँव को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही दूसरे गाँव की बात आएगी आप उन्हें दुत्कार देंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि भाग जाओ यहाँ से, तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म नहीं होना चाहिए। ऑल्ट्रिज्म तो है, ऑल्ट्रिज्म का मतलब भला करना, लेकिन पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म क्या है कि केवल अपने लोगों को भला करना, ये नहीं होना चाहिए। तो पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म का में मुख्य बातें क्या क्या है? देखिए ये ब्लैक हो गया। मुख्य बातें, इसका दायरा सीमित है। क्यों? क्योंकि परोपकार जो कर रहा है, अगर दूसरों की भलाई कर रहा है, क्या कर रहा है? केवल अपने लोगों की भलाई कर रहा है, अब एक सीमित क्षेत्र में। अब जब दूसरों की बातें आती है तो उनको कहता है नो, जाओ तुम यहाँ से, ठीक है। और ये पहचान आधारित होती है। पहचान आधारित क्या? कि ये अपने लोग हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा गांव है, तो पहचान आधारित होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें पारस्परिक लाभ की उम्मीद होती है। पारस्परिक लाभ यानी क्या? कि मैं इसकी मदद कर रहा हूं तो कल को ये भी मेरी मदद करेगा, इसकी हेल्प आज करो ताकि बाद में ये मेरी भी हेल्प करे। म्यूचुअल बेनिफिट पे टिका होता है। एक एग्जांपल देखिए इसमें, देखिए एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। मान लीजिए एक गांव है, वही एग्जांपल कि यहाँ पे गोबर है, एक अधिकारी है, यहाँ पे एक ऑफिस है, यहाँ अधिकारी है। गोबर क्या है? दूसरे गांव का है, दूसरे गांव का। ये एक
दूसरा गांव, यानी ये एक्स गांव मान लीजिए, ये वाई गांव मान लीजिए। तो यहाँ इस अधिकारी के पास जो भी आ रहा है, इसका वाई गांव उन्हीं की हेल्प कर रहा है, उन्हीं की हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल बेनिफिट इसको लेना है इनसे, इसका फायदा है कि आज हम मदद कर रहे हैं तो ये भी हमारी मदद करेंगे। बाहर से ये कोई आया तो ये अधिकारी भगा दिया, जाओ। समझ में आया? तो आज का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज का एग्जाम्पल क्या है? परिवार, जाति, यानी अपने ही परिवार जाति के लोगों को नौकरी दिलाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। अब देखते ही हैं, घूस रिश्वत सब देते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं, अपने लोगों को नौकरी दिलाएंगे। तो ये क्या है? ये पर्टिकुलरली ऑल्टरिज्म का एग्जाम्पल है, पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्टरिज्म का एग्जाम्पल है। एक स्थानीय राजनीतिक नेता सिर्फ अपने मतदाताओं या क्षेत्र के लिए काम करे, राष्ट्रीय या व्यापक समस्याओं पर ध्यान न दे। ये किसका एग्जाम्पल होगा? पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्टरिज्म का। अब देखिए दूसरा एंटीथेसिस, यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म। ये इसको समझते हैं, समझना जरूरी होगा इसका। देखिए यूनिवर्सल इगोइज्म क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपना फायदा सबसे पहले देखे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह हो। मतलब इसका यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म इसलिए नाम रखा गया है कि मान लीजिए पृथ्वी पे हो, चांद पे हो, मंगल ग्रह पे हो, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी जगह हो, सबसे पहला फायदा मेरा, अपने फायदे की बात देखना। मेरा फायदा हो, बाकी सब पहले भाड़ में जाए, मुझे अपना फायदा देखना है। तो इस टाइप का माइंडसेट, इस टाइप के लोग कौन सा है? यूनिवर्सल इगोइस्टिक। सबसे पहले मैं, और पूरी दुनिया में सबसे पहले मैं ही, मुझ पे ही ध्यान, मेरा फायदा होना चाहिए, बाकी सब पहले या भाड़ में। ठीक है? तो इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है? सीमित उद्देश्य होता है, यानी परोपकार का कोई दायरा नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका, केवल अपना स्वार्थ इसमें भरा रहता है। स्वहित सर्वोपरि, पहले मेरा फायदा। व्यक्ति के हर कार्य का एकमात्र प्रेरक क्या होता है? अपना हित। दूसरों की अनदेखी करना, दूसरों की जरूरतों या समाज के कल्याण की पूरी तरीके से अनदेखी कर देना। जैसे मान लीजिए कोई मुखिया है, कोई पीएम है, कोई सीएम है, कोई डीएम है, ठीक है? अब कोई प्रोजेक्ट आया तो क्या हुआ कि पहले अपना कट देख ले, कि मान लीजिए 10,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट लगने वाला है, तो उसमें 8-9 हजार का कट अपना ही देख लिया जाए, मतलब अपना फायदा होना चाहिए उसमें। उसके बाद जो बचेगा फिर जनता का कुछ होगा। ठीक है? इस तरीके का जो माइंडसेट होता है, कौन है? यूनिवर्सल इगोइज्म का वो एग्जाम्पल है। अब देखिए तीसरा, यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्टरिज्म। इसमें क्या होता है? ऐसा होना चाहिए लोगों को, देखिए ऐसा होना चाहिए। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि एक जन क्या देख रहा है? केवल अपने समाज हित को देख रहा है, अपने दोस्तों को देख रहा है। एक क्या है? अपने आप को केवल देख रहा है। अब ये क्या है? ये अपने आप को तो देख ही रहा है, लेकिन दूसरों को भी देख रहा है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि सबका भला हो और साथ साथ में इनका भला करते हुए मेरा भी भला हो। ठीक है? इस तरीके का लोगों को होना चाहिए। तो यूनिवर्सल या यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्टरिज्म मतलब ये कि दूसरों का भला हो, साथ साथ में मेरा भी भला होना चाहिए, लेकिन भला करते हुए अपना भी और दूसरों का भी मैं नैतिक रास्ते पे रहूंगा, नैतिक रास्ते पे चलूंगा। ठीक है? मतलब बुरा नहीं बनना है, दूसरों का भला कर रहे हैं, साथ में मेरा भी फायदा हो। इसका मतलब ये नहीं कि नैतिक तरीके से मेरा भी भला हो। इसे बोलेंगे यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्टरिज्म। ठीक है? देखिए मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया, कोई डीएम है, अच्छा खासा डीएम है, मोरल डीएम है। तो वो प्रोजेक्ट है 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का। ठीक है? अब कहीं अप्लाई करना है इसको, इस प्रोजेक्ट चलाना है, इससे बहुतों का फायदा होगा। ठीक है? अब इनका फायदा होगा तो क्या होगा? गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस आएगी, तो गुड गवर्नेंस आएगा तो क्या होगा? इनका फायदा होने से डीएम को फायदा होने वाला। पूछेंगे कि कैसे? इनका तो चलिए 10,000 करोड़ लग गया इन पे, इनका सब कुछ बेहतर हो गया। इनका क्या फायदा हुआ? इन्होंने जो ड्यूटी करी अच्छे तरीके से, इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। समझ में आया? डीएम को पुरस्कृत किया जाएगा कि आपने अच्छा काम किया है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं ऐसे कामों के लिए। आपने बेहतर काम किया है, सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ किया है, तो प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं, और अच्छा खासा अमाउंट में अवार्ड भी मिलता है इनको। तो इसलिए इनका भी फायदा है। तो क्या है ये? यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्टरिज्म। इनका भी फायदा हुआ, इनका भी फायदा हुआ। तो इसमें मुख्य बातें कौन सी है? परोपकार का व्यापक दायरा। परोपकार केवल अपने समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता, व्यापक समाज के लिए होता है। व्यक्तिगत सामाजिक हित का सामंजस्य, जैसे 10,000 का प्रोजेक्ट लगा, उनको फायदा हुआ, फिर इनको भी अवार्ड मिला तो इनको भी फायदा हुआ, इस तरीके से। और इसमें क्या होता है? देखिए मेन बात, और इसमें क्या होता है?
इसमें नैतिकता और न्याय, सभी कार्यों में नैतिकता, न्याय और निष्पक्षता केंद्रीय होता है, मुख्य बात होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे चुका हूँ, लेकिन एक गांव का उदाहरण पढ़ते हैं। एक मुखिया जो न केवल अपने गांव का विकास करता है बल्कि आसपास के गांव के साथ भी मिलकर काम करता है, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान खोजता है, वह सार्वजनिक धन का ईमानदारी से उपयोग करता है, जिससे गांव और क्षेत्र दोनों का विकास होता है और उसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। ठीक है, डीएम अगर 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है, 1 रुपया भी उसमें खाया नहीं, बेहतर किया इनके लिए, तो इनका तो बेहतर हुआ ही, और इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी कि इसने 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली हैंडल किया, और इससे खुश होकर प्रेसिडेंट ने इसको अवार्ड दिया, और अवार्ड में कुछ धनराशि भी होती है और सम्मान भी मिलता है, तो इसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। तो ये यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्ट्रिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बनेगा, और इस टाइप का अगर कोई काम करता है तो इसको इसी कैटेगरी में रखा जाता है। आज के जो यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार, क्लाइमेट चेंज, यूनिवर्सल हेल्थ की बात जो चलती है, ये जो लोग भी ऐसा करते हैं वो यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्ट्रिज्म का एग्जाम्पल बनते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्ट्रिज्म एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट में कौन कौन आ सकते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल बन सकते हैं, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जाम्पल आप में नए नए ऐड करते चले जाएंगे। अब देखिए, जो जो हमने अभी 3 कॉन्सेप्ट पढ़े उसका एनालिटिकल पार्ट थोड़ा थोड़ा देखते हैं। देखिए, पर्टिकुलरिस्टिक ऑल्ट्रिज्म में क्या होता है कि एक अपने दोस्त, परिवार या क्षेत्र विशेष का परोपकार करना। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे पक्षपात, भाई भतीजावाद काफी बढ़ता है, ये संकीर्ण नीतियां बनती हैं। अगर इस तरीके का थॉट है और पॉलिसी मेकर इसी टाइप का है तो एकदम नैरो माइंडेड होकर पॉलिसी मेकिंग करेगा, जिससे क्या होगा, कुछ लोगों को फायदा होगा और बहुत सारे अधिकांश लोग हाशिए पे चले जाएंगे। ठीक है, और संसाधनों का गलत तरीके से बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, केवल अपना फायदा देखेंगे और दूसरों का धज्जियां उड़ा देंगे। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, विश्वास में कमी हो जाएगी, और सार्वजनिक हित की उपेक्षा बहुत ही जोरों शोरों से लोग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कि ये अधोगामी शासन है, सब ऑप्टिमल गवर्नेंस की ओर ले जाता है, जहां योग्यता के बजाय संबंध हावी हो जाते हैं। सब ऑप्टिमल गवर्नेंस क्या मतलब है कि जहां पे आपके जो, आप जिसको जानते हैं, जिनसे आपका रिलेशन है, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, जहां पे मेरिट है, योग्यता है, उसको आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये है सब ऑप्टिमल गवर्नेंस। और यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म में क्या होता है, जिसमें केवल क्या होता है कि मैं अपना पहला फायदा देखूंगा, बाकी सब लोग जाए कहां, मार्जिनाइज हो जाए, हमसे नहीं लेना देना। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पे अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो क्या होगा, सत्ता का दुरुपयोग होगा। मान लीजिए कोई शासक है, लोक सेवक जो होगा क्या करेगा, अपना स्वार्थ देखेगा, धन, शक्ति, पद, इसके लिए काम करेगा और खुलेआम उसका दुरुपयोग भी करेगा। राज्य का क्या होगा, इससे पतन हो जाएगा। अधिकारहीनता, जनता के अधिकारों की पूरी तरह अनदेखी की जाती है, क्योंकि अधिकारी केवल अपने लाभ के लिए पे केंद्रित होता है। ठीक है, तो प्रभाव क्या होगा इसका, पूर्ण भ्रष्टाचार, क्योंकि एक व्यक्ति क्या है, केवल और केवल अपना फायदा देख रहा है। इससे क्या होगा, अविश्वास और अनाचार काफी बढ़ेंगे और बहुत जोरों तोरों से बढ़ेंगे। अन्याय और शोषण, ये तो होगा ही। तो सुचिता का मूल आधार जो न्याय और निष्पक्षता है, यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म में शक्तिशाली कमजोर का शोषण करता है, जैसे समाज में अन्याय काफी बढ़ता है। और क्या है ये, मोस्ट करप्ट गवर्नेंस, मतलब अगर हायरार्की सेट की जाए तो ये जो इससे पहले वाला पढ़ा था ना, वो नीचे आ जाएगा और ये काफी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सलिस्टिक इगोइज्म ये टॉप पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट करप्ट गवर्नेंस का एग्जाम्पल बनता है। अब देखिए, यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्ट्रिज्म अगर हो, जो कि मैंने बोला कि ऐसा होना चाहिए कि अपना फायदा तो देख, मतलब दूसरों का फायदा करे और दूसरों के फायदे के साथ साथ अपना फायदा भी हो जाए, नैतिक तरीके से, नैतिक बने हुए रहने से। तो इससे क्या होगा, कुशल और प्रभावी शासन बनेगा, न्यायपूर्ण समावेशी नीतियां बनेगी, संसाधनों का इष्टतम उपयोग होगा, कि मतलब जितने संसाधन कम संसाधन में हो जा रहे तो कम संसाधन में करेंगे, एक्स्ट्रा संसाधन लगा के उसको वेस्ट क्यों करना है। ठीक है, प्रभाव क्या होगा कि ये स्वप्रेरित प्रॉबिटी होती है, स्वप्रेरित होते हैं। ठीक है, विश्वास और सहयोग बढ़ता है, सतत नैतिकता बनी रहती है। तो इससे क्या बोला जाता है, आइडियल एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। आइडियल एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस यानी जो संसाधन है उसका आज भी इस्तेमाल करिए और आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल कर पाए। संसाधनों को वेस्ट ना करें हम संसाधनों को, अगर आज इस्तेमाल हो सकता है, कम में हो सकता है तो कम में कर ले। ठीक है, तो आइडियल एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस की ओर हमें ले जाता है। कौन ले जाता है, यूनिवर्सलिस्टिक ऑल्ट्रिज्म। अब देखिए, एक पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट गुड गवर्नेंस में, सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर क्या होता है, आप लोगों ने, यह एक तरीके से जनता का, सरकार का जनता को वादा है। ठीक है, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, मान लीजिए आप जाते हैं डाक विभाग में जाते हैं, तो क्या होता है, जब मेन गेट पे जाते हैं तो आप देखेंगे एक बड़ा सा ऐसे कुछ बैनर लगा होता है, उस पर क्या लिखा होता है कि डाक विभाग है वो क्या क्या सर्विस देती है, XYZ ये सर्विसेज देती है।
फिर साइड में लिखा रहता है अगर कोई दिक्कत होता है तो यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज क्या दे रहे हैं, कंप्लेन कहाँ किया जा सकता है, एक पूरा बैनर ऐसे लगा होता है। क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी जता रहे हैं। तो ये जो लगा हुआ है ना, ये है सिटीजन चार्टर, गवर्नमेंट का वादा कि हम ये कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट के बाहर जाएंगे तो देखेंगे ऐसा बोर्ड लगा होगा, क्या सर्विस देती है लगा होगा, क्या कहाँ शिकायत करनी है वो लगा होगा, सारी चीजें लगी होती हैं। ये क्या होता है, फिजिकल होता है, वहां पे दिख रहा होता है। अब सिटीजन चार्टर डिजिटल भी होता है। कैसा डिजिटल, आप बहुत सारे वेबसाइट पे जाते हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिखा पे ही होता है अबाउट अस, मेरे हमारे बारे में क्या है, तो वो देखेंगे। क्या सर्विस देती है वो देखेंगे, कंप्लेन कैसे की जाती है वो देखेंगे। तो ये वेबसाइट पे होता है सारा। ये क्या है, डिजिटल। नागरिक चार्टर में 3 मुख्य बातें होती है। कौन सी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये समझ में आ रहा होगा, ज्यादा कुछ कंफ्यूज करने वाली बातें नहीं है, ठीक है। ये नागरिक चार्टर क्यों लगाते हैं, इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा ये होने वाला है कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार होती है, भ्रष्टाचार में कमी रहती है, नागरिक सशक्तिकरण बढ़ता है और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है। चुनौतियां क्या क्या है नागरिक चार्टर में, लागू करने में दिक्कत, जागरूकता की कमी, जवाबदेही का अभाव। कई बार चार्टर केवल कागज पर होते हैं और अधिकारी उनका पालन नहीं करते। यही तो इशू है ना, यही तो चुनौती है। इसी को ठीक करना है, इसी को तो ठीक करना है। देखिए, सिटीजन चार्टर के अकॉर्डिंग सेवा का अधिकार अधिनियम, राइट टू सर्विस एक्ट, यानी भारत के कई राज्यों ने सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। राइट टू सर्विस एक्ट मतलब जो सर्विस गवर्नमेंट आपको दे रही है, सही टाइम पे दे रही है, क्वालिटी वाला दे रही है, अगर कुछ उससे जुड़ा हुआ दिक्कत है, ये एक्ट उसको लागू करवाता है। राइट टू सर्विस एक्ट, कि जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट सिटीजन को दे रही है सही से दे, टाइम पे दे। ये जो टाइम पे देने वाली बात है, ठीक है, टाइम लिमिट फिक्स है, इस टाइम पे दे, सही जानकारी दे, ये सब इसी से ड्राइव होता है, राइट टू सर्विस एक्ट से। भारत के कई राज्यों ने सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है, जो नागरिक चार्टर का ही एक कानूनी रूप है। इसके तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं को एक तय समय सीमा के भीतर प्रदान करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। यदि अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल हो तो जुर्माना लगाया जाता है, अकॉर्डिंग टू राइट टू सर्विस एक्ट। अब मध्य प्रदेश में एमपी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, ठीक है, बिहार राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट, ये सब कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। और सिटीजन चार्टर का एग्जांपल और कौन है, सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ठीक है। जन समर्थन पोर्टल, जब मैंने बोला था कि ऑनलाइन भी सिटीजन चार्टर है, तो ये सब है एग्जांपल बनेंगे। नागरिक चार्टर का मूल उद्देश्य, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हो सकता है बेसिक ऑब्जेक्टिव, कि गुणवत्ता से सेवा जो है बेहतर हो, क्वालिटी बेहतर हो, यही होगा। और क्या हो सकता है, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए, नागरिक के पास चॉइस होनी चाहिए कि विकल्प मिले, ये या ये या ये, हर तरीके का विकल्प हो, ठीक है। कि मान लीजिए आपको विकल्प मतलब क्या, ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऐसा विकल्प होना चाहिए। ऑनलाइन ले सकता है, ले सर्विस, ऑफलाइन होना हो, ऑफलाइन ले सारी सर्विसेज, गवर्नमेंट को ये करना होगा। मानक स्टैंडर्ड, काम कितने समय में और कैसे होगा, ये सब क्या है, राइट टू सर्विस एक्ट के थ्रू ही आ रहा है। 5वां वैल्यू, नागरिकों का सम्मान हो, सिटीजन चार्टर का बेसिक ऑब्जेक्टिव्स यही सब है। और मैंने बोला था अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब देखिए, नागरिक चार्टर का इतिहास, सरकार का जनता से वादा कहां से आया है। अब नागरिक चार्टर का इतिहास मैं आपको नहीं बताने जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको इतिहास नहीं पूछता है। आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन देगा, इशू बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा और इशू बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि नागरिक चार्टर का इतिहास क्या है। तो क्या है, नागरिक चार्टर का इतिहास मैंने लिख दिया है, पूरा पूरा लिखा है, विदेशों में कैसे हुआ, इंडिया में कैसे आया, ठीक है, ये सारा इतिहास लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, एक रीडिंग लगा लेनी है बस। इसको याद मत करिएगा कि याद करने बैठ जाए, बस टाइम मिले तो रीडिंग लगाइए बस केवल, ठीक है। तो देखिए, इतिहास वगैरह आप खुद पढ़ लेंगे। अब हमें देखना है कि नागरिक चार्टर का मूल्यांकन। देखिए, जो भी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट जो है चित्कार के कहती है ना कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये सर्विसेज देंगे, ये यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी का मूल्यांकन करना, असेसमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर, ठीक है, कि काम ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मूल्यांकन का क्या मतलब है कि प्रभावशीलता और प्रदर्शन की जांच करना। समझ में आ गया, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बस इतना ही मामला है। तो मूल्यांकन कौन करता है, मूल्यांकन करने वाला है लोक शिकायत विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवांस, भारत सरकार में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, DARPG का एक हिस्सा लोक शिकायत विभाग नागरिकों की शिकायतों को देखता है। ये शिकायतें सीधे तौर पर नागरिक चार्टर के उल्लंघन से जुड़ी हो सकती है। लोक शिकायत की संख्या और समाधान की दर चार्टर के प्रदर्शन का एक संकेतक होती है। समझ में कहाँ करना है और कहाँ करना है। कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, CCC, यह एक स्वतंत्र संगठन
एनजीओ है जो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करता है। ये सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता भी मूल्यांकन कर सकते हैं, क्योंकि नागरिक एक तरह से उपभोक्ता ही है। और कहाँ है? नागरिक प्रतिक्रिया सर्वेक्षण, सिटीजन फीडबैक सर्वे, यहाँ हो सकता है। थर्ड पार्टी ऑडिट, सोशल ऑडिट, ये सब क्या कर सकते हैं? ये असेसमेंट कर सकते हैं। असेसमेंट का तरीका है इनका। ये जितने भी हैं, यहाँ पे आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो कंप्लेन करेंगे तो क्या जाएगा? गवर्नमेंट के पास, डिपार्टमेंट पहुंचेंगे, क्या करना है भाई आप बताइए। तो ये एक तरीके का असेसमेंट है। जब ये सब ठीक से नहीं कर रहे हैं, अधिकारी ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना होगा? कैपेसिटी बिल्डिंग, अधिकारियों को तैयार करना होगा। कैसे? ट्रेनिंग देनी होगी। ठीक है। नागरिक चार्टर यानी जो जनता को सर्विसेज मिल रही हैं ठीक से नहीं हो रहा है, उसका मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन करने के बाद क्या है? जब देखा गया कि ठीक से नहीं हो रहा है, तो क्या करना होगा? उनको कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करना होगा, क्षमता निर्माण करना होगा। कैसे होगा? ट्रेनिंग से होगा। क्षेत्रीय सेमिनार, रीजनल सेमिनार करने होंगे। लवाजना में जो IAS IPS को ट्रेनिंग मिलती है मसूरी में, वो क्या होता है? वो भी एक तरह की ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग जब देंगे तो सिटीजन के प्रति जो सर्विसेज उनकी होगी बेहतर होंगी। ठीक है। सिटीजन चार्टर यानी नागरिक चार्टर की विशेषता, फीचर्स ऑफ सिटीजन चार्टर। सरकार का वादा पत्र कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, स्पष्ट और संक्षिप्त, क्लियर और कंसाइज, छोटी और सीधी बात होनी चाहिए, साफ साफ बातें उसमें लिखी होनी चाहिए, भाषा आसान, सीधी और समझने योग्य होनी चाहिए। ठीक है। कोई भी पढ़े और आराम से समझ में, इतनी तकनीकी जटिल लैंग्वेज ना लिख दिया जाए कि आदमी गायब हो जाए कि यार क्या लिख दिया है। ठीक है। दूसरी बात, सेवा प्रदाता और ग्राहक की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाइंट। कौन देगा सेवा, किसे मिलेगी? मतलब कि चार्टर में स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि कौन सा विभाग या कौन सा अधिकारी सेवा दे रहा है, और ग्राहक कौन है जिसके लिए सेवा दी जा रही है। ये एकदम क्लियर कट बोर्ड पे लिख देना चाहिए। बिजली विभाग का नागरिक चार्टर बताएगा कि विभाग ही बिजली आपूर्ति करेगा और नागरिक ही ग्राहक होंगे, इस तरीके का। आधार सेवा देते हैं ना, तो उसमें भी क्लियर होना चाहिए। सेवाओं का विस्तृत विवरण, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस, क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है। आधार कार्ड बनवाने जा रहे हैं, क्या बनवाने जा रहे हैं, कैसे बनेगा, क्या होगा, सारा डिटेल लिखा होना चाहिए। कौन दे रहा है, अधिकारी का नाम भी लिखा होना चाहिए। जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जाते हैं ना, तो पासपोर्ट सेवा केंद्र का चार्टर बताएगा कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन से फॉर्म भरने हैं, किन दस्तावेजों की जरूरत है और अपॉइंटमेंट कैसे लेना है। चौथी बात, सेवा मानक और समय सीमा, सर्विस स्टैंडर्ड एंड टाइम फ्रेम्स, कितने समय में और कितनी अच्छी से, 10 दिन में देंगे, 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे, क्लियर कट बताइए। जब सब नहीं हो पाएगा तो क्या करना होगा? ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर काम ना हो तो कहाँ जाए, ये भी होना चाहिए। नागरिक से क्या अपेक्षा है? सिटीजन चार्टर में नागरिक से भी उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि जनता की जिम्मेदारी क्या है? ठीक है। फीडबैक देना, जो भी सर्विसेज आपको मिली है उसका फीडबैक एकदम ईमानदारी से दीजिए। ये नहीं हो कि घुमा फिरा के उल्टी सीधी बातें बोल दें। पुलिस विभाग का चार्टर नागरिकों से शिकायत दर्ज करते समय सत्य बोलने और जांच में सहयोग करने की अपेक्षा करेगा। आयकर विभाग का चार्टर करदाताओं से समय पर ईमानदारी से कर भुगतान करने की अपेक्षा करेगा। तो समझ में आ गया होगा। नागरिक चार्टर से संबंधित इश्यूज, क्या इश्यूज होते हैं? जानकारी और जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन, जनता को पता ही नहीं होता है कि नागरिक चार्टर, मतलब जहां जिस डिपार्टमेंट में गए बनवाने उनकी जानकारी में होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? सिटीजन चार्टर ढंग से बनाया ही नहीं है। क्या सर्विस दे रहे हैं, कौन सर्विस दे रहा है, और वहां पे जाके जो सिटीजन है ऐसे ऐसे घूमता रहता है कि यार कहाँ गए। दूसरा है अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया, क्षमता की कमी, लैक ऑफ कमिटमेंट एंड कैपेसिटी ऑफ ऑफिशियल्स। बोर्ड तो लगा दिया है पर काम कौन करे, सब मौज में है, पान खा रहे हैं वहां बैठ के। जब पूछा जा रहा है गवर्नमेंट कि सर कौन है यहाँ पे, कौन इसको लीड कर रहा है, कौन से हमको ये बनवाना है, XYZ कुछ बनवाना है, कहाँ जाए, आपको टेबल टू टेबल दौड़ाते हैं, परेशान करते हैं। तीसरी दिक्कत क्या हो जाती है? तीसरी दिक्कत है अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र, इनएडिक्वेट ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। शिकायत करने के लिए पूरा तंत्र बनाया हुआ है, लेकिन जब शिकायत करने जा रहे हैं तो उसी की शिकायत करनी पड़ रही है। जहां पे शिकायत करने जा रहे हैं यही गड़बड़ हुआ पड़ा है, अब इसकी शिकायत कहाँ करें? ठीक है। तो अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र, नागरिक चार्टर में शिकायत निवारण तंत्र की बात की जाती है, लेकिन वास्तविकता में शिकायत दर्ज करना जटिल होता है, प्रक्रिया नहीं मिलती है और समाधान बहुत देरी से होता है। ये भी एक मुद्दा ही बन जाता है। चौथी बात क्या है? मानकों का अवास्तविक होना और बार बार बदलना, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। जो वादा किया वो पूरा ही नहीं हो सकता है। कई बार नागरिक चार्टर ऐसे मानक है जहाँ समय सीमा तय कर दी जाती है जो विभाग की वास्तविक क्षमता से बहुत ज्यादा थी। लिख देते हैं कि हम आपको आधे घंटे में सर्विस देंगे, मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जो ये 2 दिन का काम है या 5 दिन का काम है, बोलता है कि हम केवल आपको आधे घंटे में, हाफ आवर में ही दे देंगे, आप बस हमको ये दीजिए, इधर से आलू डालिए, उधर से सोना निकाल देते हैं अभी 1 झटके में, पॉसिबल नहीं है। पांचवा, सीमित दायरे और एक तरफा प्रक्रिया, लिमिटेड स्कोप एंड यूनिलैटरल प्रोसेस। बस सरकार ने बताया, जनता से पूछा नहीं, सरकार से पूछा, सरकार को बताया, जनता से पूछा नहीं।
इनका फीडबैक लेना, इनकी मत जानना जनता का जरूरी नहीं समझा, अपने मन से ही जो मर्जी में आया कर दिया, सीधा सा मामला यही है। समझ में आ जाएगा आपको। संसाधनों की कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, वादा तो कर दिया पर संसाधन कहाँ है। बोल दिया गया कि इस मान लीजिए 2026 चल रहा है, किसी ने वादा कर दिया 2026 में तो हम चाइना से आगे निकल जाएंगे, चाइना तो कुछ होगा ही नहीं, अमेरिका तो कुछ होगा ही नहीं, बस 1 साल में देखिए हम डेवलप कर जाएंगे एक झटके में। तो वादा बहुत भयंकर कर दिया, बहुत बड़ा बड़ा वादा कर दिया, लेकिन संसाधन कहाँ है, रिसोर्स है ही नहीं, रिसोर्स है नहीं और गाना गा दिया लंबा। अब बोल दिया गया कि सुर ताल कुछ लिरिक्स बताइए, तो बोला गया कि ये क्या होता है। समझ में आया कि बहुत ज्यादा वादा कर देना और रिसोर्स होना ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल असंभव वाली बात कर देते हैं। नागरिक चार्टर की असफलता के कारण, वादे तो किए पर पूरे क्यों नहीं हुए, जनता की जागरूकता और सहभागिता की कमी, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन। आपका भी बहुत बड़ा रोल है, आप अवेयर नहीं रहे, नागरिक चार्टर लाया गया आपके लिए, आप अवेयर नहीं हुए, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं। दूसरी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड मोटिवेशन अमंग ऑफिशियल्स, जो अधिकारी हैं वो अकाउंटेबल नहीं है, इसलिए विफल कर गया। इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, वादे बड़े पर साधन है ही नहीं, छोटे छोटे हैं, छोटे होने का मतलब है ही नहीं ज्यादा। अनरियलिस्टिक डिजाइन एंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, जो लिखा है वो हो ही नहीं सकता। 2 दिन में दे देंगे, 2 दिन में दे देंगे, आप आज दीजिए हम 2 दिन में दे देंगे, जो कि 1 महीने का काम है तुरंत 2 दिन में देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कमजोर शिकायत निवारण तंत्र, वीक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत करने का कोई फायदा होगा नहीं, आप हेल्पलाइन नंबर दे देंगे, आप फोन घुमाते रहिए, ट्रिंग ट्रिंग करता रहेगा और आप परेशान होते रहिए। समझ में आ गया। तो क्या है, नागरिक चार्टर का असफल होने का सिर्फ एक कारण से नहीं है, बल्कि कई कारणों के मेल से होता है। जनता की जागरूकता से लेकर अधिकारियों की प्रेरणा, संसाधनों की उपलब्धता, चार्टर का डिजाइन और प्रभावी शिकायत तंत्र तक, हर पहलू में कमजोरी चार्टर को कमजोर कर देगी। समझ में आया। अब नागरिक चार्टर का ये एनालिटिकल पार्ट है, ये मैंने कर दिया है, ये क्या यह अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है, अगर नहीं तो क्यों नहीं, असफलता के मूल कारण क्या है, इसे सफल बनाने के लिए क्या बदलाव जरूरी है, सारा चीजें इसमें है। आपको क्या करना है, एक थरो रीडिंग लगा लेनी है बस, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, आपको बस एक रीडिंग लगाइए और कर लीजिए दुनिया मुट्ठी में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।